नमस्कार दोस्तों, मैं विकास विश्वकर्मा एक बार फिर स्वागत करता हूं आप सबका हमारे इस चैनल पे जिसका नाम है विकास स्टडी पॉइंट। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात कर रहे थे क्लास 11 का पॉलिटिकल साइंस चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम था नागरिकता यानी कि सिटीजनशिप। इसका सेकेंड पार्ट हम करने जा रहे हैं। फर्स्ट पार्ट हमने ऑलरेडी कर लिया है। जिन बच्चों ने नहीं देखा, जाइए फटाक से देखिए, सारी चीज को समझिए। और जो भी बच्चे हमारे ऐप से जुड़े हुए हैं उनके लिए एक ऑफर ये है, ठीक है, कि आपको जल्द ही सैंपल पेपर प्रोवाइड किया जा रहा है, ठीक है ना। अच्छा, अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज और बता दूं, जो बच्चे यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं, वेल एंड गुड, बहुत ही बढ़िया, यूट्यूब पे देखिए। लेकिन अगर आप चाहते हो कि ऐप में वीडियोस में कोई ऐड ना आए, साथ ही साथ आपको नोट्स मिले, टेस्ट सीरीज मिले, सब चीज मिले, तो आप फटाक से हमारे ऐप पे आइए। ऐप पे सारी फैसिलिटी आपको प्रोवाइड की गई है। आपको वहां पे किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी और अच्छे से पढ़िए। अब हम बात करते हैं नागरिकता का पार्ट 2 के बारे में। तो जैसा कि अभी हमने पिछले वीडियो में बात किया था कि आखिर नागरिकता होती क्या है, तो हमने ये समझा था कि जो नागरिकता होती है वो किसी भी देश की या किसी भी राजनीतिक समुदाय की एक पूर्ण सदस्यता होती है, जिसमें हमें समानता मिलता है, कोई भी भेदभाव नहीं होता है, उसे ही नागरिकता कहते हैं। ये सिटीजनशिप के बारे में हमने बात कर लिया था। अब हम बात करने वाले हैं एक अच्छे नागरिक के क्या गुण होते हैं। तो देखिए क्या लिखा हुआ है कि एक अच्छे नागरिक के गुण, तो जाहिर सी बात है आप बिना देखे भी इस चीज के बारे में बता सकते हो। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि एक अच्छा नागरिक उसे ही कहते हैं जो अपने देश के प्रति वफादार हो, समय पर टैक्स भरता हो, एक दूसरे की इज्जत करे, देश को स्वच्छता बनाए रखे, एक दूसरे के मन में, ठीक है, देश के प्रति साथ ही साथ दूसरे व्यक्ति के प्रति आदर भावना हो, ठीक है, कभी भी झूठ ना बोले। ये सारा की सारा चीज एक अच्छे नागरिक का गुण ही होता है ना। तो ये चीज लिखा है कि देश के प्रति वफादार हो, समय पर टैक्स भरे, संविधान का आदर करे, जितनी भी नीतियां बनाई गई, जितने भी नियम बनाए गए, उन सभी चीजों को अच्छे से फॉलो करे, देश के विकास के लिए तत्पर रहे, विकास यानी कि डेवलपमेंट के लिए बार बार प्रयास करता रहे, आगे सार्वजनिक संपत्तियों की रक्षा करें। अच्छा, एक चीज आपको और मैं बता दूं, एक अच्छे नागरिक का गुण ये भी है कि खुद भी बढ़े और सबको लेकर भी बढ़े। जैसे आप देखो ना, सारे बिजनेसमैन होते हैं, वो खुद तो डेवलप होते हैं, साथ ही साथ उन लोगों को भी डेवलप करते हैं जो उनके साथ कार्य करते हैं, है ना। तो ये भी एक अच्छे नागरिक का गुण होता है, ठीक है। सार्वजनिक संपत्तियों की रक्षा करें, जैसे मान लो स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल है। आजकल के बच्चे क्या होते हैं, देखिए बुरा मत मानिएगा, मैं आप लोगों को पॉइंट आउट करके नहीं बोला, बस बेसिकली अभी पेरेंट्स मीटिंग में मैं गया था तो वहां पे मुझे पता लगा, ठीक है। हालांकि इस चीज के बारे में मैं पहले से जानता था, लेकिन जब मैं गया स्कूल में तो मुझे वो देखने को मिला कि वहां के जो पंखे हैं, है ना, गवर्नमेंट इतना पैसा लगाती है, सारा चीज करके रखती है, सारा पंखा वंखा लगा के देती है, बढ़िया वेल, मतलब एक तरीके से हर एक चीज की फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करती है, लेकिन इसके बावजूद भी बच्चे उन चीजों की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, पंखों को तोड़ देते हैं। और फिर आपको पता है कि नेक्स्ट ईयर जब गर्मी आएगी तो कौन बेहाल होगा, आप ही लोग होंगे ना। तो इस वजह से सार्वजनिक संपत्ति का ना तो खुद नुकसान करो, ना ही किसी दूसरे को करने दो, क्योंकि ये आपकी प्रॉपर्टी नहीं है बल्कि ये सबकी प्रॉपर्टी है, ठीक है ना। हमें इस चीज की हिफाजत करनी है। अच्छा, आप खुद बताओ कि अगर घर के पंखे होते तो क्या हम उसको तोड़ते हैं? क्या नहीं तोड़ते हैं ना। तो हर एक चीजों को अपना समझ के कार्य कीजिए, ठीक है। ये हैबिट होती है एक प्रकार की, ये मत सोचिए कि मैं करूंगा तो इससे क्या होगा, नहीं, एक प्रकार की हैबिट है। आप अगर नहीं करोगे आप दूसरों को भी समझाओगे, ठीक है, लेकिन आप खुद करोगे तो क्या दूसरों को समझा पाओगे? क्या नहीं समझा पाओगे। तो ये चीजें हैं, तो इन चीजों की रक्षा कीजिए। आगे, हिंसक गतिविधियों में भाग ना लो, कोई भी ऐसा चीज जो कि हिंसक हो, लड़ाई झगड़े से संबंधित हो, दूसरों को नुकसान करता हो, उन सब चीजों में भाग मत लो। आगे, मताधिकार एवं आत्मनिर्णय, यानी कि इसका मतलब यह है कि मताधिकार का प्रयोग करो, अपने सरकार को चुनो, और आत्मनिर्णय यानी कि खुद से कोई ना कोई निर्णय लो, कुछ भी निर्णय खुद से लिया करो, इसे कहते हैं आत्मनिर्णय। जागरूकता भी होना कहीं ना कहीं एक अच्छे नागरिक का गुण होता है। उच्च नैतिक चरित्र यानी कि अपने चरित्र का अच्छा निर्माण करना, ये भी एक अच्छे नागरिक का गुण होता है। समझ में आ गई बातें? नेक्स्ट बात करते हैं। अगर YouTube पे देख रहे हैं तो फटाक से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए। अब बढ़ते हैं आगे। अब यहाँ पे समझते हैं कि नागरिकों के अधिकार कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ पे एक व्यक्ति है जिनका नाम है TH मार्शल।
टी.एच. मार्शल के अनुसार नागरिकों को 3 प्रकार के अधिकार दिए गए हैं, जैसे कि नागरिक अधिकार, जिसमें जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार होता है, यानी कि जीवन जीने का अधिकार होता है और स्वतंत्रता का अधिकार होता है, ये नागरिक अधिकार में आता है। अच्छा, दूसरा क्या है? राजनीतिक अधिकार, जिसमें आपको पता है वोट देने का अधिकार होता है, चुनाव लड़ने का अधिकार होता है, और साथ ही साथ अगर आप खुद भी चुनाव में पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो खुद खड़े हो जाओ, इन चीजों का भी अधिकार आपको मिलता है। आगे सामाजिक अधिकार में देखा जाए तो नैतिकता आपको मिलती है, साथ ही साथ राष्ट्रीय एकता मिलती है, और राष्ट्रीय सेवा यानी कि देश से जुड़ी हर वो सेवा, उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, है ना। तो इस प्रकार के अधिकार आपको मिले हुए होते हैं। आगे समझते हैं नागरिक अधिकार में शामिल अधिकार कौन कौन से हैं जी। तो जीवन का अधिकार, ठीक है, जीवन जीने का अधिकार या फिर जीवन का अधिकार बोल लो। इसके अलावा अभिव्यक्ति का अधिकार, आप किसी से बातचीत कर सकते हो, है ना, बिना दूसरों को ठेस पहुंचाए हुए, बिना किसी दूसरे के बातों को, भावनाओं को ठेस पहुंचाए हुए आप अपनी बातों को अभिव्यक्त कर सकते हो, ठीक है। आगे संपत्ति रखने का अधिकार भी कहीं ना कहीं आपके नागरिक अधिकार में ही आता है। आगे समाज और राज्य द्वारा सर्वप्रथम नागरिक अधिकार को ही मान्यता प्रदान की गई, यानी कि सबसे पहले किसको मान्यता दी गई थी? नागरिक अधिकार को मान्यता दी गई थी। और इसके साथ साथ कुछ और भी अधिकार हैं आपके सामने, जैसे कानून के समक्ष समानता का अधिकार, जो कि एक प्रकार का कानूनी अधिकार भी है, ठीक है। आगे देश की सीमाओं के भीतर कहीं भी आने जाने का स्वतंत्रता, आप अगर किसी देश के निवासी हो तो आप, जाहिर सी बात है, आपको ये अधिकार मिला हुआ है कि आप कहीं पे भी आ जा सकते हो, ठीक है। और साथ ही साथ अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मतलब होता है कि आप अपनी बातों को व्यक्त कर सकते हो। ये सारा चीज अधिकार होता है नागरिक अधिकारों में, ठीक है। आगे समझते हैं नागरिकों के दायित्व क्या होते हैं। दायित्व का मतलब क्या होता है, याद करो, मैं अधिकार वाले चैप्टर में बताया था, अधिकार और कर्तव्य। कर्तव्य को ही दायित्व बोलते हैं, और इंग्लिश में बोल दो रिस्पॉन्सिबिलिटी बोल दो, ठीक है। यानी कि आपकी ड्यूटी क्या होती है, बताइए जी, ड्यूटी क्या होती है। तो ड्यूटी का मतलब ये है, एक शॉर्ट फॉर्म में मैं आपको समझाता हूँ कि अगर आप 18 वर्ष के हो गए हो तो आपका दायित्व क्या बनता है। आपका वोटर आईडी कार्ड बन गया तो आपका दायित्व ये बनता है कि देश के लिए एक अच्छा सरकार चुनना, ये आपका दायित्व बनता है। तो यही लिखा हुआ है कि नागरिकों के दायित्व को उसके कर्तव्यों से जोड़ा गया है। प्रत्येक नागरिक के कुछ कर्तव्य होते हैं जिसे नागरिकों से पालन करने की अपेक्षा की जाती है, यानी कि ये उम्मीद की जाती है कि व्यक्ति इस चीज का पालन करेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए, अगर आपका वोटर आईडी कार्ड बनवा दिया गया है या बन गया है, तो कहीं ना कहीं लोग उम्मीद ये करते हैं कि आप अपने वोटर आईडी कार्ड का, या फिर आप ये कह सकते हो कि अपने मताधिकार का अच्छा उपयोग करके एक अच्छा सरकार चुनो। ये क्या है? ये आपका दायित्व है। आगे समझते हैं निम्नलिखित प्रकार के होते हैं, जैसे देश की रक्षा करना, और आवाहन किए जाने पर, अगर देश को जरूरत पड़ती है तो अगर आपको बुलाते हैं कि भाई देश संकट में है, आप आइए और अपने देश की रक्षा कीजिए, तो आवाहन किए जाने पर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप अपने देश की हिफाजत करें। आगे करों को, उपकरों को, आय करों को चुकाना, यानी कि जितने भी टाइप्स के कर होते हैं, अगर आप कैपेबल हो, आप उस दायरे में आते हो कि आपको पे करना है तो करना चाहिए, ये भी कहीं ना कहीं आपके कर्तव्य हैं और एक अच्छे नागरिक का गुण भी है। आगे समझते हैं विवादों का समाधान समझौते के द्वारा करना, बातचीत और न्यायिक प्रक्रिया के द्वारा करना, बल प्रयोग ना करना। यानी कि अगर कोई विवाद हो जाता है तो उसका जो समाधान है ना, उसका जो सॉल्यूशन है ना, कैसे करना? समझौते के द्वारा करवा दो, या बातचीत के द्वारा करवा दो, या फिर न्यायिक प्रक्रिया यानी कि कानूनी प्रक्रिया के द्वारा करवा दो। इसमें बल प्रयोग मत करो। बल प्रयोग करने से क्या फायदा है, ठीक है ना। तो ये चीज है कि कोई भी अगर विवाद हो जाता है तो बातचीत के द्वारा उस चीज को हल करो, बल प्रयोग मत करो। आगे कानून का पालन करना, कानून लागू करने वाली जितनी भी एजेंसियां हैं उन सभी की सहायता करना, यानी कि हेल्प करना, ये भी कहीं ना कहीं आपका दायित्व बनता है, आपका कर्तव्य बनता है। चुनाव में भाग लेना, सरकार की गतिविधियों पर निगरानी रखना, ये सब का सब आपका दायित्व बनता है। आगे समझते हैं, आगे है प्रवासी या फिर बाहरी लोग स्थानीय अर्थव्यवस्था में किस प्रकार योगदान कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको समझने वाली बात क्या है कि प्रवासी, हमने जैसे कि बात किया था कि लोग एक जगह से दूसरी जगह पे चले जाते हैं, चाहे वो देश हो चाहे राज्य हो, ये हमने समझा था ना। लेकिन आपको यहाँ पे समझना होगा कि प्रवासी जो होते हैं, जरूरी नहीं है कि वो विपदा के समय ही भाग के आए हों। ऐसा भी तो हो सकता है कि लोग कमाने के उद्देश्य से दूसरे देश में जाते हैं। जैसे मान लो अमेरिका का कोई व्यक्ति इंडिया में आया हो, या फिर इंडिया का कोई व्यक्ति अमेरिका में गया हो, है ना, ऐसा भी तो हो सकता हो, कमाने के उद्देश्य से गया हो। अच्छा, उस समय पे क्या होता है
उस समय पे अगर वो व्यक्ति सक्षम है वहां पे फैक्ट्री लगाने के लिए, वहां पे कुछ ना कुछ योगदान देने के लिए, बिजनेस करने के लिए, तो जाहिर सी बात है करेगा। अगर मान लो इंडिया का कोई व्यक्ति गया है अमेरिका में और वहां पे अपना एक बिजनेस खड़ा कर दिया, तो जाहिर सी बात है बिजनेस जो खड़ा करेगा उससे अमेरिका को फायदा तो होगा ही होगा, साथ ही साथ इंडिया को भी फायदा होगा, यानी कि उस व्यक्ति को भी फायदा होगा। समझ में आ रही बातें? तो इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं प्रवासियों का भी योगदान होता है देश के डेवलपमेंट में, ये बात समझ लेना। जरूरी नहीं है, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि प्रवासी जो मर्जी वो काम कर लेते हैं, तो जरूरी नहीं है कि नीचे वाला ही काम करे, हो सकता है कि बड़ा भी काम कर ले, हो सकता है बिजनेसमैन भी बन जाए। आप देखते हो ना बड़े बड़े देशों की एमएनसी कंपनियां, बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां एक दूसरे देश में जाती है काम करने के लिए, है ना, स्थापित की जाती है, तो वो क्या है, अर्थव्यवस्था में अपना योगदान ही तो दे रही है। तो ये योगदान भी देती है और जो मर्जी वो कार्य भी करती है, ठीक है, अपना गुजारा करने के लिए। तो देखिए प्रवासी या फिर बाहरी लोग स्थानीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, जैसे ये अपने साथ पूंजी लाते हैं यानी कि पैसा लाते हैं, और नहीं भी होता है तो उस चीज का अरेंजमेंट करते हैं यानी कि व्यवस्था करते हैं। आगे ये स्थानीय लोगों को रोजगार भी देते हैं। अगर मान लो मैंने बताया ना कि यहाँ का कोई व्यक्ति अमेरिका में गया और वहां पर उसने बिजनेस खड़ा कर दिया, तो वहां के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिली कि नहीं मिली, जाहिर सी बात है मिली। ऐसे दूसरे देश का व्यक्ति अगर हमारे देश में आता है और यहाँ पे कंपनी खोल देता है, तो हमारे देश के लोगों को जॉब मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा ना। तो ये उपलब्ध करवाना, जो रोजगार उपलब्ध करवाना, ये अपने साथ नई तकनीक लाते हैं जिससे अर्थव्यवस्था में गतिशीलता आती है यानी कि वृद्धि होती है, गतिशीलता यानी कि वृद्धि होती है। आगे सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी में भी कहीं ना कहीं इनका बहुत ही ज्यादा योगदान हो जाता है, और इसकी वजह से जो स्तर होता है स्थानीय लोगों का वो सुधरता है, ठीक है, क्योंकि रोजगार मिलेगा, अच्छा पैसा मिलेगा, तो जीवन स्तर तो सुधरेगा ही। तो ये महत्वपूर्ण योगदान होता है। ये सारे क्वेश्चन आपके 3 नंबर 5 नंबर में देखने को मिल जाते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, आगे समझते हैं राज्यकृत नागरिकता क्या होती है। तो इसको एक लॉजिकल वाइज समझिए। राज्यकृत नागरिकता वह नागरिकता होती है जो राज्य किसी व्यक्ति को प्रोवाइड करता है। दोबारा समझते हैं, राज्यकृत नागरिकता वह नागरिकता होती है जो एक राज्य अपने नागरिकों को या फिर किसी व्यक्ति को नागरिकता प्रदान करता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए, जैसे मान लो कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि अमेरिका से आया है, यानी कि किसी दूसरे देश से आया हमारे इंडिया में, ठीक है, और आपको पता है आतंकवादियों का बहुत ही ज्यादा वो चला हुआ है, ठीक है, आतंकवादी किसी देश के होते नहीं है बल्कि हर देश उसका शत्रु होता है ना। तो ये चीज है, मान लो कोई यहाँ पे आतंकवादी है और वो व्यक्ति जो दूसरे देश से आया हुआ था, वो व्यक्ति उस आतंकवादी को देख लिया कुछ गलत गतिविधि करते हुए, और उसके बाद उसने क्या किया, पुलिस चौकी में जाके सारी बातें बता दी, जी सर मैंने ऐसे 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 करके देखा है, ठीक है। अब उसके पुलिस क्या शक के आधार पर जाती है, उसको गिरफ्तार कर लेती है, पता लगता है कि वाकई में वो आतंकवादी, मतलब दूसरा जो व्यक्ति था वो आतंकवादी था, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, हमारा देश शुक्रगुजार रहेगा उस व्यक्ति का, उस अमेरिका के व्यक्ति का या फिर किसी भी देश के व्यक्ति का जो यहाँ पे आया हुआ था, जिसने सूचना दी कि आतंकवादी ये बंदे हैं, उसका शुक्रगुजार रहेगा ना, जाहिर सी बात है रहेगा। तो उस समय देश अगर चाहे, राज्य अगर चाहे, तो उस व्यक्ति को जिसने ये हेल्प की है, जिसने ये बात बताई है, उसको नागरिकता प्रोवाइड या प्रदान कर सकता है, क्योंकि वो काम किया है जो एक नागरिक को, एक सच्चे नागरिक को करना चाहिए, ठीक है। तो उस समय राज्य वो क्या करेगा, नागरिकता प्रोवाइड कर सकता है। इसी को राज्यकृत नागरिकता कहते हैं। तो देखिए क्या लिखा है, कोई भी व्यक्ति नागरिक अपनी राष्ट्रीय पहचान किस चीज में व्यक्त करता है, राष्ट्रगान में, झंडा में, राष्ट्रभाषा में, या फिर कुछ खास उत्सव के योजन जैसे प्रतीकों के द्वारा प्रकट कर सकता है। लोकतांत्रिक देश यथासंभव समावेशी होती है। समावेशी का मतलब होता है अपने में शामिल करने की बातें करती है, जैसे जो सभी नागरिकों को राष्ट्र के अंश के रूप में अपने को पहचानने की इजाजत देती है। यानी कि ये जो चीज है समावेश करती है, जिसमें ये है कि अगर कोई व्यक्ति आता है या फिर ऐसा कुछ होता है तो वो उसको पहचान दे सकती है, अगर वो व्यक्ति उस लायक होता है तो। आगे समझते हैं, जैसे कि फ्रांस की अगर मैं बात करूं तो फ्रांस जो देश है उसने क्या किया है कि यूरोप के मूल लोगों को ही नहीं अपितु उत्तरी अफ्रीका के जो दूसरे क्षेत्र से जो नागरिक वहां पे पहुंचते हैं, यानी कि फ्रांस में पहुंचते हैं, उनको भी अपनी नागरिकता दे देता है, और इसे ही राज्यकृत नागरिकता कहा जाता है। इसका मतलब ये है कि जो
फ्रांस है, फ्रांस ने क्या किया, सिर्फ यूरोप के लोगों को ही नहीं नागरिकता देता है बल्कि उन लोगों को भी देता है जो कि उत्तरी अफ्रीका से भी आ जाते हैं, क्योंकि इनका मानना ये होता है कि अगर ये हमारे राज्य में आ गया है तो ये समझ लो हमारे राज्य का नागरिक है, बेशक वो कितने भी समय के लिए रहे, कोई उससे मैटर नहीं करता, बल्कि ये है कि वो हमारे राज्य का नागरिक है। तो समझ में आ गया। एक तो मैंने आपको एग्जाम्पल बताया कि अगर राज्य चाहे तो किसी को नागरिकता दे सकता है, किस बिहाफ पे, अगर वो अच्छा है, अच्छा काम किया हो, देश का हिफाजत किया हो या फिर देश के प्रति वफादार हो, उस समय वो नागरिकता प्रोवाइड कर सकता है। तो ये चीजें हैं। अब यहाँ पे समझते हैं कि नागरिकता हम आखिर कैसे मिल कैसे सकता है, यानी कि ऐसे कौन कौन से तरीके होते हैं जिसकी वजह से हमें नागरिकता मिल सकता है। तो सबसे पहले क्या लिखा है, पंजीकरण के द्वारा। पंजीकरण का मतलब होता है, देखिए जो व्यक्ति भारत का नहीं है वह पंजीकरण द्वारा भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता है। इसका मतलब ये है कि अगर आप भारत के नहीं हो और भारत की नागरिकता प्राप्त करना चाहते हो तो यहाँ के जो अधिकारी होते हैं उनके पास जाइए और यहाँ पे कीजिए कि हम यहाँ इस देश का नागरिकता लेना चाहते हैं, उसके लिए क्या क्या क्राइटेरिया है, कौन कौन सा वो है भूमिका, उस चीज को मैं कर लूंगा और जिसके थ्रू मुझे नागरिकता मिल जाएगी। तो अधिकारी जन सारा प्रोसेस बताएंगे कि कैसे आपको नागरिकता मिल सकती है, इसे ही कहते हैं पंजीकरण। ठीक है, आगे समझते हैं देशीकरण। देशीकरण का मतलब क्या होता है कि वह एक अच्छे चरित्र का व्यक्ति हो, जैसे मैंने आपको बताया कि कोई दूसरे देश का व्यक्ति अगर हमारे देश में आता है, अगर वो अच्छा हो, हमारे देश का सम्मान कर रहा हो, हमारे देश की हिफाजत कर रहा हो, जैसे एक इंडिया का व्यक्ति काम करता है, अगर वो सारा काम वो भी व्यक्ति कर रहा हो तो उस समय उसको राष्ट्रीय पहचान मिल सकती है, यानी कि नागरिकता मिल सकती है। तो देखिए, वह एक अच्छे चरित्र का व्यक्ति हो, वह राष्ट्रनिष्ठा की शपथ ग्रहण करे, उसे भारतीय संविधान द्वारा भाषा का सम्यक ज्ञान हो, यानी कि संविधान का भी कहीं ना कहीं ज्ञान होना चाहिए। देशीकरण के प्रमाण पत्र के प्राप्ति के उपरांत वो भारत में निवास करे। ऐसा नहीं है कि वो यहाँ की नागरिकता ले ले और फिर चला जाए दूसरे देश में, नहीं, बल्कि अगर वो यहाँ की नागरिकता लेता है तो उसको यहाँ पे निवास भी करना होता है और इस तरीके से वो यहाँ पे नागरिकता मिल सकता है। आगे समझते हैं वंश परंपरा। वंश परंपरा का मतलब क्या होता है कि कोई भी देश एक क्राइटेरिया रखता है, जैसे भारत ने अपना एक क्राइटेरिया क्या रखा कि जो भी व्यक्ति 26 जनवरी 1950 के बाद जन्म लेने वाला है, यानी कि कहने का मतलब यह है कि 26 जनवरी 1950 के बाद जो भी व्यक्ति, जो भी बच्चा जन्म लिया हो, ठीक है, वो बेशक किसी भी देश में हो, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगर जिस टाइम पे जन्म लिया हो 26 जनवरी 1950 के बाद जब भी जन्म लिया हो, ठीक है, अगर उस समय उसके माता पिता में से कोई एक व्यक्ति अगर इंडिया का होता है तो आप ये समझ जाओ कि जो भी बच्चा उस टाइम पे जन्म लिया है वो व्यक्ति, वो बच्चा भारत का नागरिक कहलाएगा। दोबारा समझते हैं, 26 जनवरी 1950 के बाद जो भी बच्चा जन्म लेता है, ठीक है, बेशक वो किसी भी देश में पैदा हुआ हो, लेकिन अगर उसके माता पिता में से कोई एक व्यक्ति भारत में रह रहे होंगे तो उस टाइम पे उसे भारत की नागरिकता मिलेगी। ये लिखा है, भारत के बाहर अन्य देशों में 26 जनवरी 1950 के बाद जन्म लेने वाला भारत का नागरिक माना जाएगा यदि उसके जन्म के समय उसके माता पिता में से कोई भी भारत का नागरिक हो तो। समझ में आ गया। आगे समझते हैं, किसी भू क्षेत्र का राज्य क्षेत्र में मिलना। इसका मतलब क्या होता है कि जैसे मान लो कि अपना ये देश है, ठीक है, सपोज करते हैं अपना ये देश है और यहाँ पे एक छोटा सा भू क्षेत्र यानी कि राज्य है, ठीक है, अब ये क्या है, अब ये यहाँ पे मिलना चाहता है, यानी कि भारत में मिलना चाहता है, तो अगर ये भारत में मिल जाता है तो यहाँ पे रहने वाले जो व्यक्ति है ये भी कहीं ना कहीं भारत के व्यक्ति कहलाएंगे ना, तो इस तरीके से भी नागरिकता इनको मिल सकती है। यानी कि जितने भी भू क्षेत्र भारत में मिलते जाएंगे उन सभी जगहों पे भारत की नागरिकता मिलती चली जाएगी। तो ये लिखा है, अगर कोई क्षेत्र भारत में मिल जाता है तो उस क्षेत्र के निवासी भारतीय कहलाएंगे, यानी कि भारत के नागरिक माने जाएंगे। आगे समझते हैं नागरिक अधिकार। ये तो हमने कई बार बात कर लिया, वही बातें सारी लिखी हुई है। नागरिक अधिकार ऐसे अधिकार होते हैं जो कि व्यक्ति के व्यक्तिगत चीजों से जुड़ी हुई होती है, जैसे उनकी आस्था से जुड़ी होती है, उनकी स्वतंत्रता के अधिकारों से जुड़ी हुई होती है। सामाजिक अधिकार क्या होता है? सामाजिक अधिकार ऐसे अधिकार होते हैं जो कि समाज से जुड़े हुए होते हैं, जिनमें विभिन्न अधिकार होते हैं, जैसे कि न्यूनतम मजदूरी, शिक्षा प्राप्त करना और कहीं भी घूमने फिरने की जो आजादी है, ये सब सामाजिक अधिकार में आते हैं। अब हम समझते हैं कि नागरिकता के कितने प्रकार होते हैं, यानी कि टाइप्स ऑफ सिटीजन क्या होते हैं, इस चीज को समझते हैं। तो सबसे पहली चीज होती है जन्मगत नागरिकता।
अगर आप किसी देश में जन्म लेते हो वहां की नागरिकता आपको मिल जाती है। तो ये लिखा है कि वह नागरिकता जो किसी व्यक्ति को राज्य में जन्म के आधार पर प्राप्त होती हो उसे कहते हैं जन्मगत नागरिकता। राज्य प्रदत्त नागरिकता कौन सी होती है? जो राज्य प्रोवाइड करती है, जैसे कि अभी हमने ये पढ़ा ना, राज्यकृत नागरिकता, इसी को ही कहते हैं। देखिए, जब किसी व्यक्ति को राज्य द्वारा किसी विशेष परिस्थिति में, याद कीजिए मैंने अभी बताया था ना, अमेरिका का व्यक्ति यहाँ पे आया था और उसने आतंकवादियों के बारे में सूचना दे दिया था यहाँ के पुलिस वालों को, तो ऐसे व्यक्ति को राज्य नागरिक मानता है, अपने देश का नागरिक मानता है। तो देखिए, जब किसी व्यक्ति को राज्य द्वारा किसी विशेष परिस्थिति के कारण नागरिकता प्रदान की जाती है तो इसी को राज्य प्रदत्त नागरिकता कहते हैं। इकहरी नागरिकता किसे कहते हैं? इकहरी नागरिकता वो नागरिकता होती है जिसमें व्यक्ति किसी भी स्टेट से बिलोंग करे उससे कोई मतलब नहीं है, बल्कि उसको एक ही नागरिकता मिलती है। जैसे कि भारत में आप देख सकते हो, भारत में अगर आप बिहार से बिलोंग करते हो, चाहे उत्तर प्रदेश से करो, चाहे मध्य प्रदेश करो, तमिलनाडु से करो, कहीं से भी करो, उससे मतलब नहीं है, बल्कि मतलब इससे है कि आप भारतीय हो। कहीं से भी बिलोंग करो उससे कोई मतलब नहीं है, मतलब बस इतना है कि अगर कोई आपसे सिटीजनशिप पूछता है तो आप भारतीय बोलते हो, ठीक है, ना कि स्टेट बोलते हो। तो ये चीज लिखा है। वह नागरिकता जो कोई देश अपने नागरिकों को प्रदान करता है जिसमें वह किसी भी राज्य का वासी हो, यानी कि रहने वाला हो, परंतु वह नागरिक कहलाएगा। जैसे कि भारत में आप देख सकते हो भारतीय सब कहते हैं, आप कहीं से भी किसी भी राज्य से बिलोंग करो, लेकिन आप क्या हो? भारतीय हो। आगे समझते हैं दोहरी नागरिकता क्या है। कुछ ऐसे देश होते हैं जो कि जिस जगह पे आप रह रहे हो उस प्रांत की भी नागरिकता आपको मिलती है, और जिस देश में आप रह रहे हो उस देश की भी नागरिकता मिलती है, यानी कि दो टाइप्स की नागरिकता मिलती है। इसी को दोहरी नागरिकता कहते हैं। आप जहां पे रह रहे हो उसकी भी नागरिकता आपको मिलेगी, और आप जिस देश में हो उसकी भी नागरिकता आपको मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल के लिए, जब किसी, जैसे अमेरिका और फ्रांस में बात करें तो अमेरिका और फ्रांस में ऐसा है कि आप जिस भी प्रांत से बिलोंग करते हो वहां की नागरिकता आपको मिलती ही मिलती है, और साथ ही साथ जिस भी देश से बिलोंग करते हैं उस देश की भी नागरिकता आपको मिलेगी। तो ये लिखा है कि जब किसी व्यक्ति को देश की भी और प्रांत की भी नागरिकता प्राप्त हो तो उसे ही दोहरी नागरिकता कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे अमेरिका हो गया और फ्रांस हो गया। आगे समझ लेते हैं समान अधिकार क्या होता है। जिस समान अधिकार का मतलब क्या होता है, तो देखिए, शहरों में अधिक संख्या झोपड़पट्टियों और अवैध कब्जे की भूमि पर बसे लोगों की है। जाहिर सी बात है, सड़कों के किनारे जो लोग रह रहे हैं उनकी संख्या कम थोड़ी ना है, ज्यादा ही है ना। आगे, ये लोग हमारे बहुत सारे काम आते हैं, तो आपको ही पता है बहुत सारे काम आते हैं, और इनके बिना एक दिन भी गुजारा कर पाना कहीं ना कहीं कठिन हो जाता है। जैसे सफाई कर्मी हो गए, फेरी वाले हो गए, घरेलू नौकर हो गए, नल ठीक करने वाले हो गए, इस तरीके के लोग हो गए। आगे समझते हैं, सरकार स्वयंसेवी संगठन भी इन लोगों के प्रति जागरूक हो रहे हैं, और सन 2004 में एक नई नीति बनाई गई, राष्ट्रीय नीति बनाई गई, जिसमें लाखों फुटपाथी दुकानदारों को स्वतंत्र कारोबार चलाने का बल प्राप्त हुआ है। इसका मतलब क्या है, जैसे आप समझते हो कि जो फेरी वाले हैं ये सड़कों के किनारे अपना फेरी करते हैं या फिर अपना रेडी लगा लेते हैं, तो उस टाइम पे क्या होता है कि पुलिस वाले इनसे हफ्ता वसूली करते हैं या फिर इनको हटाते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में एक नियम बनाया गया जिसकी वजह से इन लोगों को छूट दिया गया कि आप इस जगह पे फेरी लगा सकते हो। जरूरी नहीं है वो सड़कों के किनारे ही, बल्कि ऐसे स्थान दिए गए जहाँ पे वो फेरी लगा सकते हो। आगे, इसी प्रकार आदिवासी और वनवासी समूह जो कि किस पे निर्भर होते हैं, जंगलों पर निर्भर होते हैं और प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर होते हैं, उनको भी ये कहीं ना कहीं अधिकार दिया गया है कि आप जंगल पे आपका राज है, आप संसाधनों का यूज कर सकते हैं। आगे समझते हैं, नागरिकों के लिए समान अधिकार का अर्थ है। क्या अर्थ है? नीतियां बनाते समय जितने भी लोग हैं, यानी कि भिन्न भिन्न लोगों की भिन्न भिन्न जरूरतों तथा दावों का ध्यान में रखना। यानी कि अगर आप कोई भी ऐसी नीति निकालते हो, कुछ भी ऐसा चीज निकालते हो, तो सभी नागरिकों का ध्यान रखें, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो, चाहे कोई भी हो। ठीक है, आगे समझ लेते हैं। चलिए आगे समझते हैं। आगे क्या लिखा है कि नागरिक और राष्ट्र। इसमें बेसिकली क्या है, एक नागरिक और राष्ट्र में आपको संबंध बताना है कि नागरिक राष्ट्र में क्या संबंध होता है। तो जैसे एक राष्ट्र के लिए नागरिक बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं, वैसे एक नागरिक के लिए राष्ट्र भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है, अन्य अन्य देशों में अन्य अन्य प्रकार की नीतियां निकाली जाती हैं, अन्य अन्य प्रकार के नियम निकाले जाते हैं कि वो किस प्रकार से अपने नागरिकों को पहचान दें। ठीक है, समझते हैं।
कोई भी नागरिक अपनी राष्ट्रीय पहचान को एक राष्ट्रगान, झंडा, राष्ट्रभाषा या फिर कुछ खास उत्सवों के आयोजन जैसे प्रतीकों द्वारा प्रकट करता है। जैसे हम अपनी देशभक्ति कब प्रकट करते हैं? जाहिर सी बात है 26 जनवरी आता है तब, 15 अगस्त आता है तब, देश का इज्जत करते, देश का सम्मान करते करके, ठीक है, और देश को स्वच्छ बनाकर, इस तरीके से हम अपना देशभक्ति प्रकट करते हैं। तो ऐसे ही सभी राष्ट्र के अपने अपने जो लोग हैं इस प्रकार से अपनी चीजें करते हैं। आगे, लोकतांत्रिक देश यथासंभव समावेशी होते हैं। समावेशी का मतलब होता है कि सभी चीजों को अपने में शामिल करने वाले होते हैं। जैसे जो सभी नागरिकों को राष्ट्र के अंश के रूप में अपने पहचान की इजाजत देते हैं, यानी कि वो परमिशन देते हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति अगर चाहता है कि नागरिकता प्रदान लेना तो वो उनको नागरिकता मिल सकती है। ठीक है, आगे समझते हैं। राजकृत नागरिकता के लिए आवेदकों को अनुमति देने की शर्तें प्रत्येक देश की पृथक हो सकती है। यानी कि अगर किसी को नागरिकता प्रदान मतलब लेनी है तो उस टाइम पे वो अलग अलग कैटेगरी, यानी कि हर एक देश का क्राइटेरिया अपना अपना अलग है कि वो किस प्रकार अपने देश की नागरिकता उस व्यक्ति को प्रोवाइड करता है। ठीक है, जैसे भारत का अलग हो सकता है, अमेरिका का अलग हो सकता है, किसी भी व्यक्ति को अपने देश की नागरिकता देना, ये सबका अलग अलग डिसीजन हो सकता है। आगे, जैसे इजराइल की बात करें, इजराइल और जर्मनी की बात करें तो धर्म और जाति मूल जैसे तत्वों को प्राथमिकता दी जाती है। किसको? जाति को और धर्म को, यानी कि जाति और धर्म को ज्यादा प्राथमिकता दी जाती है, यानी कि महत्व दिया जाता है। कहाँ पे? इजराइल और जर्मनी में। और इस तरीके से वहां पे नागरिकता मिलती है। आगे, भारतीय संविधान ने अनेक विविधतापूर्ण समाजों को समायोजित करने का प्रयास किया है। अगर आप भारत को भी देखोगे तो भारत में क्या एक जाति रहती है? क्या एक धर्म के लोग रहते हैं? क्या नहीं, बहुत सारे धर्मों के लोग, बहुत सारी जातियों के लोग रहे हैं। और कहीं ना कहीं हमारा जो देश है सबको समावेशित करके रखा हुआ है, सबको जोड़कर रखा हुआ है। आपको पता है इतनी सारी भाषाएं हैं, आपको पता है इतने सारे धर्मों के लोग हैं, अलग अलग संस्कृतियां हैं, लेकिन इसके बावजूद भी भारत सबको एकजुट करके रखा हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये भी एक महत्वपूर्ण बात है। आगे, इसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति जैसे अलग अलग समुदायों, महिलाओं और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के कुछ सुदूर समुदायों को पूर्ण तथा समान नागरिकता देने का प्रयास कर। इस प्रकार से भारत जो है विभिन्न सारे जातियों और समुदायों को आपस में जोड़ के रखा है। ठीक है, आगे समझते हैं। नागरिकता से संबंधित प्रावधानों का वर्णन संविधान में संसद द्वारा पारित कानूनों से हुआ है। इसका मतलब क्या होता है? कोई भी कानून जो बनाया जाता है जो कि नागरिकता से संबंधित होता है वो संसद से ही होता है, और सारे कानून भी संसद से ही बनाए जाते हैं। तो इस तरीके से देखा जाए तो अलग अलग देशों के अलग अलग क्राइटेरिया होते हैं जिसकी वजह से वह नागरिकता प्रोवाइड करता है। समझ में आ गई बातें? तो आपका ये था आपका होल चैप्टर जिसमें आपको सारी चीजें आपको बता दी गई है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अपने फ्रेंडों में। ठीक है, और साथ ही साथ हमारे ऐप से जुड़िए। बाकी कोई भी दिक्कत, डाउट्स होता है तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, आप उस पर कॉल करके पूछ सकते हैं। तो बाकी मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए टेक केयर, बाय बाय।